नमस्कार फ्रेंड, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 से 7 काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रश्नों को सलटाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल बेसिक और इजी और आसान प्रश्नों के साथ। और वह प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पे सलटाया जाए इसे। प्रश्न क्या है? 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। 5 सर्वोत्तम विद्यार्थी का औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 40 विद्यार्थी था और बताया गया है कि 40 विद्यार्थी का जो औसत अंक था वह कितना था? बोलिए 86 था। बताया गया है कि 5 विद्यार्थी। अच्छा ये बताइए कि एवरेज में हम बताए हैं कि जो भी एवरेज होता है, जितना विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी का जो प्राप्तांक था वह 86 था। ठीक है, बताया गया है कि 5 सर्वोत्तम अंक को हटा दिया, मतलब ये जो 5 विद्यार्थी था इसका अंक को हटा दिया। तो हम क्या मान के चलते हैं? प्रत्येक विद्यार्थी का अंक बोलिए 86, मतलब ये जो है एक विद्यार्थी 86 वाला हटाया। ऐसा कितना विद्यार्थी को हटाया? बोलिए 5 विद्यार्थी को। तो कितना को हटाया इस पे फोकस नहीं कीजिए। 5 विद्यार्थी गया और पांचों का अंक कितना था? बोलिए 86। तो अब इधर कितना विद्यार्थी बचा? बोलिए कि 35 विद्यार्थी इधर बचा। अगर एवरेज 86 था, 5 विद्यार्थी 86 वाला निकल गया, तो जो शेष बचा 35 विद्यार्थी, इसका एवरेज भी कितना होना चाहिए? बोलिए 86 ही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। लेकिन बताया गया है कि जैसे ये 5 विद्यार्थी निकला, एवरेज जो है 1 अंक से कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 विद्यार्थी गया, 86 तो गया ही, लेकिन ये जो 35 विद्यार्थी जिसका एवरेज 86 था, सभी ये 35 विद्यार्थी का 1 अंक लेके चला गया। इसका मतलब कितना ये पांचों विद्यार्थी लेके गया? बोलिए कि 35 लेके गया। 35 विद्यार्थी का 1 अंक लेके गया, तो सभी का 86 एवरेज था। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? बोलिए 35 से, मतलब प्रत्येक से 1 अंक चुरा लिया। तो कितना अंक चुराया ये पांचों मिलके कितना अंक चुराया? बोलिए टोटल 35 अंक चुराया। एक विद्यार्थी से 1 अंक चुराया। ठीक है, तो 35 अंक क्या किया? ये एक्स्ट्रा लेके आ गया। समझ पा रहे हैं? तो पूछा गया है कि 5 सर्वोत्तम विद्यार्थी का औसत बताइए। ये जो 35 लाया है, पांचों मिलके लाया है ना, तो एक विद्यार्थी कितना लाया होगा? बोलिए 5 से भाग दे दीजिए, मतलब एक विद्यार्थी 7 लेके अधिक भागा होगा। तो अगर एक विद्यार्थी 7 अधिक लेके आया तो 86 तो हम कैलकुलेट कर लिए हैं कि 86 वे लेके निकला होगा, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन फर्क पड़ा क्योंकि ये जो पांचों है प्रत्येक से 7 अंक अधिक लेके आया है। तो इसको जोड़ दीजिए, 86 और 7 कितना होता है? बोले 6 12 और 1 13। ठीक है, तो ये जो 93 आया, ये किसका एवरेज आया? बोलिए ये जो 5 विद्यार्थी था इसका एवरेज आया। समझाने में भले ही आपको लगता होगा कि हम अधिक टाइम ले लिए, लेकिन यह मेथड जो है सबसे बेस्ट है। बिना पेन पेपर चलाए इस सवाल का आंसर किया जा सकता है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप यही मेथड अपनाइएगा इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है? किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? क्या बताया गया है कि ए और बी मिलकर कितना परसेंट हिस्सा पूरा करता है? बोलिए 60%। फिर बताया गया है कि बी और सी मिलकर कितना परसेंट कार्य पूरा करता है? बोलिए 70%। ठीक है, और फिर बताया गया है कि तीनों मिलकर कितना परसेंट पूरा कार्य करता है, मतलब 100%। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो गया? a + 2b + c बराबर 130%। ठीक है, और आपको पहले ही बताया गया है कि a + b + c मिलकर 100% कार्य पूरा करता है। दोनों समीकरण को क्या कीजिए? घटा दीजिए। a से a साफ, c से c साफ, 2b में 1b गया तो b बराबर इधर घट गया 30%। ठीक है,
मतलब बी जो है कितना कार्य करता है, बोलिए 30%। अगर बी 30% आपका कार्य किया, ए और बी मिलके 60% करता है, तो ए भी आपका 30% करता है। अगर बी आपका 30% करता है तो सी कितना करता है, बोलिए 40, तभी तो 70 पूरा। तो बोलिए सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, जो सबसे अधिक काम करता है। तो सबसे अधिक काम कौन करता है, बोलिए 40 काम करता है आपका सी, तो ओनली सी। समझ पाए, बोलिए हाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो चक्कर लगाता है किस हिसाब से लगाता है, बोलिए परिधि चक्कर ही लगाता है, दूरी जो कवर करता है, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, बोलिए परिधि। तो सबसे पहले आप फटाक से इसका परिधि निकाल दीजिए। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है ना। तो 2 रखिए, पाई का मान रख दीजिए 22/7, और ये आपका व्यास है, ठीक है, 210/2 क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये कट गया 7 से 21, ठीक है, ये 2 से 2 साफ, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये कितना हो गया, इसका जो परिधि निकल गया 660 निकल गया। ये किस में निकला, बोलिए सेंटीमीटर में निकला, ये भी ध्यान रखना है। ये जो परिधि निकला आपका 660 सेंटीमीटर में निकला। अब पूछा गया है कि कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए, ठीक है, कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या समझते हैं कि ये कार 1 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बोलिए अगर इस किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में ले जाएं, बोलिए कि 1 घंटा में ये 120 गुना 1000, ठीक है, ये मीटर। अगर इसमें हम फिर 100 से गुना कर दिए तो सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में इस कार को इतना सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रति मिनट, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं कि 1 घंटा बोला जाए तो 60 मिनट में ये इतना दूरी तय करेगा। कितना है, 120 पर इधर 3 जीरो और इधर है आपका 2 जीरो, मतलब 60 मिनट में इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा, बोलिए कि इसको भाग दे दीजिए 60 से, ठीक है। तो 60 दूना 120 कितना हो गया, बोलिए कि 2 पर 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 1 मिनट में इस पहिए को इतना सेंटीमीटर दूरी चलना पड़ेगा। और हमें पता है कि एक चक्कर में ये मात्र इतना दूरी तय करता है, एक चक्कर में ये इतना दूरी 660 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो इतना दूरी तय करने के लिए इसको कितना बार घूमना पड़ेगा, बोलिए इसको भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट एन क्या है, चक्करों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, एक बार में इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, तो बोलिए भाग दे दीजिए। बोलिए कि 2 पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको भाग दीजिएगा आप किससे, इतना से, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 2 से कट गया कितना बार में, 33 बार में, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, 33 को भाग दीजिएगा 10,000 से, तो कितना आएगा, 33 3 99, ठीक है, समझ पा रहे हैं, यही होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखिए, प्रश्न क्या है कि एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, लेकिन यह धारा के प्रतिकूल चलने में धारा के अनुकूल चलने का 3 गुना समय लेती है, तो धारा की गति क्या है। इस सवाल को तो आप ऑप्शन से ही सलटा सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये धारा के दिशा में जाएगा, चलिए पहला ऑप्शन को उठाएं, तो चाल कितना हो जाएगा, बोलिए 8 4 12, ठीक है, 4 किलोमीटर को उठाएं। और विपरीत में अगर चलेगा तो 8 - 4 तो कितना हो जाएगा, 4, तो 3 का डिफरेंस आया, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी को समझना है तो समझिएगा कि देखिए ये बताया है कि अगर धारा की दिशा में जाता है, ठीक है, तो समय कितना लेता है, 1। अगर विपरीत दिशा में आता है तो समय लेता है कितना, 3, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी को हम d मान लिए, और चाल क्या है कि अगर दिशा में चल रहा है तो धारा का चाल क्या करेगा, इसका सपोर्ट करेगा। अगर विपरीत दिशा में आ रहा है, जिस समय धारा इसका विरोध कर रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी है आपका d, और चाल इस बार क्या होगा, विरोध करेगा धारा इसका,
धारा की चाल को हम लोग x मान लिए हैं, तो d से d क्या हो गया, कट गया, तो 1/3 बराबर क्या होगा, ये 1/, है 1/, तो ये ऊपर जाएगा ना, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो गया इधर का और ये हो गया आपका इधर का, ये कटा तो 1 है ना, 1/, इतना गुना इतना बटे d कर लीजिएगा। इसको कोना कोनी फटाक से कैचिया गुना मारिए, तो ये हो गया 8 + x बराबर 8 तिया 24 और माइनस का 3x। इस माइनस का 3x इधर आके कितना हो गया 4x, और ये उधर घट गया 24 में 8 16, तो x बराबर कितना आया 4। समझ पाएँ, ये प्रोसेस था, ये ऑप्शन से उठाइएगा तो क्या होगा, 2-4-5 सेकंड के अंदर बिना पेन पेपर का इसको सलटा सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए, देखिए प्रश्न क्या है, जीन्स और शर्ट के क्रयमूल्य के बीच का अनुपात 6:5 है और जीन्स और शर्ट का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। यदि जीन्स और शर्ट पर दी गई छूट के बीच का अंतर 40% है और जीन्स और शर्ट के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपया है, तो जीन्स का क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले दिया गया है कि बताया गया है कि एक जीन्स है और एक शर्ट है और क्रय मूल्य का जो है अनुपात दिया गया है कि 6:5 है, ठीक है। और एमआरपी के बारे में बताया गया है कि इसका एमआरपी 25% और 50% बढ़ा के अंकित किया गया है। तो अगर हम 6 का 25% बढ़ाएंगे तो पॉइंट में आएगा, अगर ये रेशियो में है 00 से काम चलेगा, 10 से ही काम चल जाएगा। चलिए पॉइंट में था, सॉरी किस में था, रेशियो में था, तो 10 से गुना कर दिए, कट जाएगा, 6:5 ही रहेगा। तो अब अगर इसका 25% आप बढ़ाइएगा, बोलिए कि 60 को अगर 100% मान लिया जाए तो 25% बढ़ाने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिए कि 25% हो जाएगा इसका 15 अगर बढ़ा दें तो ये हो गया 75, और इसका 50% बढ़ा दें तो 50% कितना होता है 50 का, बोलिए 25, तो इसका भी एमआरपी हो गया 75, ठीक है। अब बताया गया है कि यदि जीन्स और शर्ट पर दी गई छूट के बीच का अंतर 40% है, मतलब इसको जो है एमआरपी पे छूट दिया गया है, कितना परसेंट छूट दिया गया है ये नहीं बताया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x% का छूट दिया गया, तो बिका कितना में, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो अगर इसका हम सेलिंग प्राइस निकाले और हम लोग मान लिए कि इस पे जो है ना x% का छूट दिया गया, तो ये विक्रय मूल्य आया किसका, जीन्स का। अगर हम शर्ट का भी विक्रय मूल्य देख लें, बताया गया है कि इस पे अगर आप x% का छूट दिए हैं ना, तो इस पे जो है 40% अधिक या कम आप दीजिए छूट, तो एमआरपी तो 75 ही है। चलिए हम क्या करते हैं कि इस बार जो है ना इसको 40% बढ़ा के करते हैं, ठीक है, कि 100 है और इस पे जो है छूट जो देंगे हम लोग x + 40% का देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 40, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 60 - x%, नीचे 100 हो जाएगा कि ये जो बिका आपका 60 - x% पे ये बिका। समझ पाएँ, यहाँ पे करके दिखा दिए, ठीक है, कि इस पे जो है 40% का डिफरेंस लेने के लिए बोला था, तो डिफरेंस को हम क्या किए, बढ़ा के इसको ले लिए, ठीक है। तो अब बताया गया है कि जीन्स और शर्ट के विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है, ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का जो अंतर है वह 480 रुपया के बराबर है। याद रखिएगा हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं, रेशियो लेके चले हैं। तो 75/100 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, 75/100 कॉमन लेके कटा दें, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो यहाँ कितना हुआ, बोलिए कि 100 - x, ये कट गया, माइनस का 60 और माइनस माइनस प्लस का x, ये बराबर हो गया आपका 480 रुपया के बराबर। ये 3 से आपका कटेगा, बोलिए हाँ, 16 तिया 48, ये 4 आके इधर गुना हो जाएगा, बोलिए 16 चौके 64, ठीक है। ये x से x कट गया, ये कितना हो गया, बोलिए 40, ये 0 और ये 0 भी कट गया, बोलिए ये 4 से कट गया 16 बार में, तो एक अनुपात का जो मान आया ये 16 रुपये के बराबर आया। एक अनुपात का मान जो है 16 रुपये के बराबर आया। पूछा गया है जीन्स का क्रय मूल्य, जीन्स का क्रय मूल्य कितना है, बोलिए 60 यूनिट माने हैं, तो एक अनुपात का मान अगर 16 रुपया है
तो 60 अनुपात का मान कितना होगा? बोलिए 16 के 96। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए? बोलिए एकदम समझ में आ गया। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक दुकानदार एक कुर्सी और एक मेज 1500 रुपया में खरीदता है। वह कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचता है तथा मेज को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल लाभ मेज के विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि कुर्सी का क्रय मूल्य x रुपया और मेज का क्रय मूल्य y रुपया, तो दोनों मिला के वह 1500 रुपया में खरीदा है। बताया गया है कि कुर्सी को 20% के लाभ पर बेचा और मेज को 30% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ के बारे में केवल बात किया गया है, तो केवल हम लोग विक्रय मूल्य नहीं निकाल के केवल प्रॉफिट निकाल देते हैं कि अगर इसको 20% के लाभ पर बेचा तो इसका 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% बोला जाए तो 1/5, तो कहने का मतलब x से गुना कीजिएगा तो x/5 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसको जो है 30% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? बोलिए कि 30/3/10। ठीक है, तो y का 3/10 बोला जाए कि 3y/10, ये इसका क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ। तो बताया गया ये जो टोटल प्रॉफिट है यह जो है मेज के विक्रय मूल्य, तो मेज का ये क्या है? क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य जो है कितना बेचा गया है मेज को? बोलिए कि 30% प्रॉफिट लेके, इसका मतलब 130/100, मतलब क्या हो गया कि 13/10। ये मेज के विक्रय मूल्य ये निकल गया, समझ पा रहे हैं ना? मेज का ये विक्रय मूल्य निकला। विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3, ये परसेंटेज तोड़िएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है? 1/3। ठीक है, 1/3 के बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए हाँ है। तो ये जो है केवल कुर्सी का प्रॉफिट निकालें 20%, ये जो है मेज का प्रॉफिट निकालें 30%। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ये हो गया। बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट जो है मेज का विक्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य ये था, इसको जो है 30% लाभ यानी 130/100, 0 कट गया, ये हुआ मेज का विक्रय मूल्य। तो बताया गया है कि ये जो कुल लाभ है मेज के विक्रय मूल्य का 1/3 है। दोनों बराबर है? बोलिए एकदम बराबर है। तो यहाँ पे प्लस है, इधर तो इंटू है, तो पहले इंटू वाला को सल्टा लेते हैं कि 13y/ कितना हुआ? 30, और इधर कितना है? बोलिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिए 10, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका 3y। तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, इसको 3 से गुना कर दीजिए। बोलिए कि 6x और प्लस का 9y और ये माइनस का इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि एक स्टेप और तड़पा दें? बोले नहीं, x से गुना होगा तो ये माइनस का 3y इधर आ गया बराबर 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 6x और 9 4 13, ठीक है, माइनस का 4y बराबर 0। ठीक है, और ये समीकरण आपका 1 है। तो ऐसा कीजिए ना, इसको जो है ना किसको कटाइएगा? बोलिए x कटाए या y कटाए? बोलिए कि y कटा दीजिए, तो इसको जो है आप 4 से गुना करके इस समीकरण में जोड़ दीजिए। तो जैसे इसको 4 से गुना किए तो ये कितना हो गया? 4x और ये प्लस का 4y और बराबर 60। ठीक है, और डबल 0 दोनों को जैसे जोड़े तो ये खत्म हो गया 10x y तो कट गया ना। 10x बराबर कितना आया? बोलिए कि 6000 रुपया। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, x का मान कितना आया? बोलिए 600। ठीक है, और 600 रुपया क्या निकला? x का मान, x किसको माने हैं? बोलिए कुर्सी को, और कुर्सी का मूल्य ही पूछा गया है। तो काफ़ी आसान सवाल था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। एक सवाल आप लोग के लिए सेट करके रखे हैं और वह सवाल ये है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कुल ब्याज ज्ञात करें, वो भी किस पे? साधारण ब्याज पे। ठीक है, 1.5 वर्ष समय है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, जिस टाइप का सवाल बताते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि 3-4 सवाल एक टाइप का बताएं और बीच का कोई एक सवाल उठा के अगर हम होमवर्क में देते हैं
तो सियाना सब अपने आप में बना लेता है, लेकिन कमेंट में इसका आंसर नहीं देता है। ठीक है, तो हमको समझ में आता है कि काफ़ी इजी सवाल था, बना लिया होगा, अपने आप में संतुष्ट हो गया होगा, आंसर कमेंट नहीं किया। इसीलिए थोड़ा सा और इजी सवाल सेट किए हैं। देखिए प्रश्न क्या है, वीर के पास बचत के रूप में कुल 24,000 रुपये हैं, जिसमें से वह T% अनुराग को देता है। शेष में से वह मानिक को T+10% देता है। यदि वीर ने 2700 रुपये किराए पर खर्च किए और कुल बचत का 37.5% शेष 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर T+5% की दर से बैंक में जमा किया, तो वीर का कुल ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका आंसर जो है ना, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि जो सियाना स्टूडेंट है ना, वह इजी प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो है कमेंट में नहीं देता है, इसीलिए थोड़ा सा और इजी सेट किए हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, आंसर कमेंट में दीजिए अथवा ना दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार फिर से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।